तो देखिए, गांधी जी के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबका अध्ययन हम लोग लगभग कर चुके हैं। अब गांधी युग के अंतर्गत अन्य जो है घटनाओं को हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, रॉलेट एक्ट के संबंध में कुछ प्रश्न जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, ये रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, कब लाया गया था, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, रॉलेट कमेटी का गठन कब हुआ तथा इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। यानी रॉलेट कमेटी का गठन कब हुआ और इस रॉलेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो रॉलेट कमेटी का जो गठन है वो 1917 में हुआ था और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सिडनी रॉलेट। याद रखेंगे, रॉलेट कमेटी का गठन 1917 में हुआ था और इस रॉलेट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सिडनी रॉलेट। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। यानी 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया तथा इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया और इस रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने जो है भारत में रॉलेट कानून लाया था। यानी उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत अधिक हो रही थीं। अंग्रेज बहुत परेशान थे इन क्रांतिकारी गतिविधियों से, इसलिए इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, एक कानून लाए जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट में प्रावधान क्या किया गया। इस एक्ट में प्रावधान यह किया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना दोष सिद्धि के अनिश्चित काल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। यानी कोई भी क्रांतिकारी अगर क्रांतिकारी गतिविधि में पकड़ा गया और उस पर दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी जो है उसको अनिश्चित काल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। इस कानून में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए और इस कानून को कहा क्या गया, इस कानून को जो है भारतीयों ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। यानी जब इस तरीके के कठोर प्रावधान इस एक्ट में किए गए, इस कानून में किए गए, तो भारतीयों ने इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। यानी ये जो कानून है वो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस कानून को जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। तो इसी रॉलेट एक्ट को कहा गया था, रॉलेट कानून को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, इस कानून को काला कानून किसने कहा था। यानी जो ये रॉलेट कानून लागू किया गया था, इस कानून को काला कानून किसने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है इस कानून को काला कानून कहा गया था। तो ये कुछ प्रश्न थे रॉलेट एक्ट के संबंध में। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कुछ प्रश्नों को जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कुछ जानते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कैसे हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कैसे हुआ, इस संबंध में पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं बातें जो क्रमशः घटित हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 को, यानी 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 मशहूर नेता गिरफ्तार कर लिए गए। वो पंजाब के 2 मशहूर नेता कौन कौन थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। तो पंजाब के 2 मशहूर नेता 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिए गए। उन 2 नेताओं के नाम थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लोग रॉलेट कानून का जो है वो विरोध कर रहे थे। तो इस कारण इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये दोनों ही नेता पंजाब के मशहूर नेता थे। पहली घटना तो ये घटित हुई। फिर क्या हुआ,
10 अप्रैल 1919 के बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में और जो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, रॉलेट कानून लागू किया था, उसके विरोध में इसी जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा था। यानी शांतिपूर्ण तरीके से भारत के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी धरने के दौरान क्या हुआ, उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी थी। यानी बहुत ही खराब कार्य किया था इसने। लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, रॉलेट कानून का विरोध कर रहे थे, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी और इस गोलीकांड में हजारों लोग मारे गए। यानी जब माइकल ओ डायर ने गोली चलवाई तो हजारों लोग जो है इस गोलीकांड में मारे गए। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 379 लोग ही मारे गए थे। यानी सरकारी रिपोर्ट में यह बताया गया कि 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर हजारों लोग जो है मारे गए थे इस जलियांवाला बाग में, माइकल ओ डायर ने जब निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी। अब अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय ने सरकारी गवाह बनकर डायर का सहयोग किया था? तो देखिए, एक भारतीय था हंसराज, उसने जो है सरकारी गवाह बनकर के माइकल ओ डायर का सहयोग किया था, माइकल ओ डायर का पक्ष लिया था। इस कारण जो है बाद में सरकारी जब समिति बनाई गई इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में, तब माइकल ओ डायर को दोष मुक्त भी कर दिया गया था। आगे अभी पढ़ेंगे। तो हंसराज वो एक भारतीय था जिसने जो है सरकारी गवाह बनकर के डायर का सहयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या जो है वो दीनबंधु CF एंड्रूज ने कहा था कि यह जानबूझकर की गई हत्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। CF एंड्रूज जिनको दीनबंधु कहा जाता है, और हम देशबंधु पहले ही पढ़ चुके हैं कि देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीनबंधु के उपनाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। अब देखिए, हंटर कमेटी के संबंध में जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी का गठन कब और क्यों हुआ था? तो देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों का बहुत अधिक दबाव पड़ा कि इस हत्याकांड के संबंध में एक कमेटी बनाई जाए और इस हत्याकांड की जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसको जो है सजा दी जाए। तो जब ब्रिटिश सरकार पर बहुत अधिक दबाव पड़ा तब उसने 19 अक्टूबर 1919 को, यानी 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया। 19 अक्टूबर 1919 को जो है वो हंटर कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। यानी जो हंटर कमेटी बनाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, उसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। उन 3 भारतीयों के नाम क्या थे ये भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। तो वो 3 भारतीय थे, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। यानी 3 भारतीय जो थे वो सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 भारतीय शामिल थे इस हंटर कमेटी में और 5 अंग्रेज थे। और हंटर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर को दोष मुक्त करार दिया गया, यानी दोष से मुक्त बता दिया गया इस कमेटी में कि डायर दोष मुक्त है। अब देखिए अगला प्रश्न,
हंटर कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने किसकी संज्ञा दी थी? यानी जो ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें माइकल ओडायर को दोष मुक्त करार दिया गया था, इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने निर्लज्ज लीपापोती की संज्ञा दी थी। यानी इस कमेटी की रिपोर्ट पर गांधी जी की टिप्पणी थी कि यह निर्लज्ज लीपापोती की गई है, इसमें जो है सही जांच नहीं की गई है इस कमेटी के द्वारा। तो गांधी जी के द्वारा इस कमेटी की रिपोर्ट को निर्लज्ज लीपापोती की संज्ञा दी गई थी। अब देखिए तहकीकात कमेटी के संबंध में जानते हैं, तहकीकात कमेटी क्या थी, क्यों बनाई गई थी। तो अगला प्रश्न है, तहकीकात कमेटी क्यों और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो देखिए जब हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और माइकल ओडायर को दोष मुक्त करार दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में 9 सदस्य थे और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। और इस कमेटी में जो है गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। यानी गांधी जी भी शामिल थे और मोतीलाल नेहरू भी इस कमेटी में शामिल थे। कुल 9 सदस्य थे। इस समिति की जब रिपोर्ट आई, यानी कांग्रेस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 लोग मारे गए। यानी लगभग 1000 लोग मारे गए और इस कमेटी ने जो है माइकल ओडायर को दोषी पाया। यानी माइकल ओडायर को हंटर कमेटी ने दोष मुक्त करार दिया था और इसके विपरीत जो तहकीकात कमेटी बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, उसने डायर को दोषी पाया था कि डायर जो है दोषी हैं इस हत्याकांड में। अगला प्रश्न देखिए, लगभग 21 वर्ष बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला इंग्लैंड जाकर किस भारतीय ने लिया था? तो देखिए इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी एक भारतीय ने माइकल ओडायर से लिया था। और कितने वर्ष बाद लिया था? 21 वर्ष बाद। हम लोग जानते हैं भारतीय बहुत जिद्दी होते हैं, तो उसी क्रम में एक क्रांतिकारी था, एक वीर क्रांतिकारी था जिसका नाम था ऊधम सिंह, जिसको हम शेर सिंह के नाम से जानते हैं। तो इस ऊधम सिंह ने 21 वर्ष बाद इंग्लैंड जाकर के माइकल ओडायर की गोली मार करके हत्या कर दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। यानी 21 वर्ष बाद ये ऊधम सिंह इंग्लैंड जाता है और वहां पर माइकल ओडायर की गोली मार करके हत्या कर देता है और इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लेता है वो माइकल ओडायर से। अब देखिए खिलाफत आंदोलन के संबंध में कुछ जानते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन कब और क्यों हुआ था? तो देखिए ब्रिटेन ने क्या किया था? ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन कर दिया था। यानी जो तुर्की देश था उसका विभाजन कर दिया था। ये तुर्की विभाजन जो है वो भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया। यानी इसका विरोध किया भारतीय मुसलमानों ने कि जो ब्रिटेन के द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया। यानी तुर्की विभाजन के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था वही था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में चलाया गया जब ब्रिटेन ने जो है तुर्की का विभाजन कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखेंगे कुछ नाम अली बंधु का। अली बंधु 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ये 2 भाई थे, इनको अली बंधु कहा जाता था। ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इसी क्रम में हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हसरत मोहानी, ये भी कुछ प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन से संबंधित। तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेताओं के नाम याद रखेंगे, अली बंधु जिनमें शौकत अली और मोहम्मद अली आते हैं, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हसरत मोहानी।
ये कुछ प्रमुख खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न देखिए, किस दिन को भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया? यानी किस दिन को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो वो डेट थी 17 अक्टूबर 1919। 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम असहयोग शब्द का प्रयोग कहां किया था? यानी गांधी जी ने सर्वप्रथम असहयोग शब्द का प्रयोग कहां किया था? तो इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने सर्वप्रथम असहयोग शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के संबंध में कुछ प्रश्न जानते हैं जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। तो देखिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब और किसने किया था? तो देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी ने देखा कि यह हत्याकांड जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया, तो इस हत्याकांड के विरोध में, इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप ही गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो डेट याद रखेंगे, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था और इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी कि गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को जो है स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नाम को याद रखेंगे, पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का प्रथम देशव्यापी आंदोलन या गांधी जी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? दो तरीके से प्रश्न पूछेगा। अगर पूछता है प्रथम देशव्यापी आंदोलन कौन सा था या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, तो यही असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, यही इनका प्रथम देशव्यापी आंदोलन या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। अभी तक जितने भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे वो राष्ट्रव्यापी नहीं थे। उनका जो प्रभाव है वो क्षेत्र विशेष में ही था। जैसे चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह चलाया गया, तो इन सबका प्रभाव जो था वो क्षेत्र विशेष में था। जबकि ये जो असहयोग आंदोलन था यही प्रथम गांधी जी का ऐसा आंदोलन था जो देशव्यापी आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट ने गांधी जी के किस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध बताया था? यानी एनी बेसेंट ने गांधी जी के किस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध बताया था? तो इसी असहयोग आंदोलन को जो है एनी बेसेंट द्वारा मूर्खतापूर्ण विरोध बताया गया था कि गांधी जी ये जो आंदोलन चला रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण विरोध है। अब देखिए कुछ चौरी चौरा कांड के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब और कैसे हुआ? तो देखिए चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ। यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई कि चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, वहां पर जो क्रोधित भीड़ थी उस क्रुद्ध भीड़ ने जो है थाने को जला दिया था। यानी एक थाना था, उस थाने को क्रुद्ध भीड़ ने जला दिया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यही कांड जो है वो चौरी चौरा कांड कहलाता है। ये गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे। अगला प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहां थे? यानी चौरी चौरा जब कांड हुआ था तब उस समय गांधी जी कहां थे? तो चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी जो है वो बारदोली में थे। बारदोली कहां पर है? गुजरात में। यानी बारदोली गुजरात में गांधी जी थे। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हो गया? तो देखिए चौरी चौरा में जो हिंसा हो गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, इसी के कारण जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था कि इस आंदोलन के दौरान जो है
हिंसा हो गई है और गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी, वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने पर गांधी जी के विरुद्ध कांग्रेस में निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया था? देखिए, जब असहयोग आंदोलन को अचानक गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। निंदा की थी, किसने की थी? डॉक्टर मुंजे ने, यानी डॉक्टर मुंजे के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी के विरोध में जो है वो निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में केरल के मालाबार तट पर कौन सा विद्रोह हुआ था? तो देखिए, केरल में मालाबार तट पड़ता है, हम लोग जानते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तब 1921 में ही असहयोग आंदोलन के दौरान ही केरल के मालाबार तट पर एक बहुत प्रसिद्ध विद्रोह होता है, वो था मोपला विद्रोह। तो इसको याद रखेंगे, ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट पर। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, एक अखिल भारतीय हरिजन संघ जो बनाया गया था उसके संस्थापक महात्मा गांधी थे और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। यानी अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के प्रमुख नारे कौन कौन थे? तो गांधी जी के 3 प्रमुख नारे थे। एक था करो या मरो, दूसरा था हे राम और तीसरा था भारत छोड़ो। यानी करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये कुछ प्रसिद्ध नारे थे जो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे। एक नोट में याद रखेंगे पॉइंट, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि करो या मरो का जो स्लोगन है वो मेहर यूसुफ अली ने दिया था। यानी इस करो या मरो का जो स्लोगन है वो मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। लेकिन जो ये नारा था वो करो या मरो, ये गांधी जी का ही जो है वो प्रसिद्ध नारा था। देखिए, अभी तक हम लोगों ने गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में उसका अध्ययन किया। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड तक हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब क्या होता है, अब भारतीयों को पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में सांसद बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जो है हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पहली बार चुनाव द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को सदस्य सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो देखिए, ऐसा कौन सा एक्ट था, किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि अब केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय भी सदस्य बन सकते हैं, यानी भारतीय भी केंद्रीय विधान परिषद में सांसद बन सकते हैं? वो कौन सा एक्ट था? तो देखिए, वो एक्ट था 1919 का एक्ट, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि अब भारतीय जो है चुनाव द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य बन सकते हैं, यानी सांसद बन सकते हैं। पॉलिटी की क्लास में हमने डिटेल में 1919 के अधिनियम को पढ़ाया हुआ है। आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के जो है आप पॉलिटी की क्लास में इस अधिनियम को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब भारतीयों को जो है सांसद बनने का अवसर प्राप्त हो गया। तो अब चुनाव होते हैं, चुनाव कराए जाएंगे। जब चुनाव कराए जाते हैं तब एक पार्टी का गठन होता है, स्वराज पार्टी। तो देखिए, स्वराज पार्टी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? इस पार्टी के अध्यक्ष व महासचिव कौन थे? तो देखिए, स्वराज पार्टी जो है
उसका गठन इलाहाबाद में हुआ था मार्च 1923 ईस्वी में। यानी मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ, पहली बात। यानी एक पार्टी बना दी गई स्वराज पार्टी। कहां पर बनी? इलाहाबाद में। कब बनी? मार्च 1923 ईस्वी को। चूंकि चुनाव होने हैं, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय अब सदस्य होंगे, सांसद होंगे, तो एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए चित्तरंजन दास, और इस स्वराज पार्टी के जो महासचिव थे वो थे मोतीलाल नेहरू। यानी इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और इस स्वराज पार्टी के महासचिव जो है वो मोतीलाल नेहरू बनाए गए। तो स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है मार्च 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में। तो अब चुनाव होते हैं, स्वराज पार्टी जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में करती है और भारतीयों को जो है पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य बनने का अवसर प्राप्त होता है, सांसद बनने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन स्वराज पार्टी को जो है सबसे अधिक सफलता इस चुनाव में मिली हुई थी। अब देखिए क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, तो ये लोग क्या थे? ये लोग परिवर्तनवादी नेता थे। ये लोग केंद्रीय विधान परिषद में सांसद बनकर के जो है सुधार करना चाहते थे। इसके विपरीत जो गांधीवादी नेता थे, जो गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते थे, वो गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे और वो जो है इन पार्टियों में जो है इनको कोई रुचि नहीं थी। तो क्या होता है इसके बाद जो है गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता होता है। इसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस गांधी दास पैक्ट में क्या होता है, तो अगला प्रश्न है गांधी दास पैक्ट क्या था? तो देखिए गांधी दास पैक्ट क्या था? गांधी दास पैक्ट था 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। क्या समझौता होता है? इस समझौते में यह तय होता है कि जो असहयोग है, यानी जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, जो असहयोग का प्रयोग किया जा रहा था, तो इस समझौते में यह तय हुआ कि जो असहयोग है वो अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। यानी असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा और स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी उसको ये अधिकार दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में अब यही स्वराज पार्टी कार्य करेगी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में अब यही स्वराज पार्टी कार्य करेगी और जो असहयोग है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम अब नहीं होगा। यानी स्वराज पार्टी को अब अधिकार दे दिए गए। गांधी जी भी जो है इस बात से सहमत हो जाते हैं। तो यही जो पैक्ट है, यही जो समझौता है, उसी को हम कहते हैं गांधी दास पैक्ट। इसी समझौते को गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ क्रांतिकारी संगठनों के बारे में जानते हैं। कुछ क्रांतिकारी संगठन बने थे इस दौरान। तो इसी क्रम में प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब और कहां हुई थी? यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी? तो HRA की जो स्थापना है वो 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। ये एक क्रांतिकारी संगठन था HRA। अभी आगे कुछ अन्य प्रश्नों को भी जानेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है HRA के संस्थापक कौन थे? यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन था HRA, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि HRA के संस्थापक कौन थे?
HRA के जो संस्थापक थे वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। याद रखेंगे नाम को। अब देखिए इसी HRA से जुड़ा हुआ एक कांड होता है जिसको कुछ HRA के जो सदस्य हैं वो अंजाम देते हैं। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा काकोरी कांड का, बहुत ही प्रसिद्ध कांड है काकोरी कांड, तो उसको जानते हैं। तो प्रश्न है काकोरी कांड क्या था और कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं जो ये काकोरी नामक जगह है ये लखनऊ में पड़ती है, यानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उस लखनऊ में एक जगह है काकोरी, तो उस जगह में ही यह कांड हुआ था, इसलिए इसको काकोरी कांड कहा जाता है। तो यह कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, यानी जो काकोरी कांड है वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। पहली बात। अब देखिए इस कांड में हुआ क्या था। इस कांड में हुआ यह था कि 10 क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी कौन थे, ये HRA के ही सदस्य थे, यानी जो क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके सदस्य थे ये 10 क्रांतिकारी। इन्होंने क्या किया था, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी, बीच में एक जगह पड़ती है काकोरी, उसी काकोरी नामक स्थान पर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया था। जो रेल विभाग का खजाना था उसको लूट लिया था HRA के सदस्यों ने, क्रांतिकारियों ने। तो यही जो है काकोरी कांड कहलाता है, क्योंकि काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, काकोरी कांड के नायक कौन थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काकोरी कांड के नायक कौन थे तो उत्तर देंगे काकोरी कांड के नायक जो थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखेंगे काकोरी कांड के नायक जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला प्रश्न देखिए, काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी की सजा हुई और उन्हें फांसी की सजा किन किन स्थानों पर दी गई थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि काकोरी कांड में जो फांसी की सजा क्रांतिकारियों को हुई थी तो किन किन स्थानों पर मुख्य रूप से जो है फांसी की सजा क्रांतिकारियों को दी गई थी। तो देखिए जानते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इस काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, यानी 10 क्रांतिकारी थे, इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन से वो 4 क्रांतिकारी थे, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे और अशफाक उल्ला खां थे। ये 4 क्रांतिकारी थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। कौन कौन से, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके साथ ही जो सचिंद्र सान्याल थे इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और एक क्रांतिकारी थे मनमथ नाथ गुप्त, इनको 14 वर्ष की सजा मिली हुई थी, 14 वर्ष की जेल कर दी गई थी मनमथ नाथ गुप्त को, और सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया था और 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। अब जानते हैं, देखिए फांसी की सजा जो 4 लोगों को मिली, किसको कहां पर फांसी की सजा दी गई थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की सजा दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। तो ये चारों तथ्य याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। तो ये था काकोरी कांड और काकोरी कांड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए HRA के बाद एक क्रांतिकारी संगठन हुआ HSRA, यानी HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन।
तो ये एक नया क्रांतिकारी संगठन बन के तैयार हुआ HRA के बाद, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब और किसने की थी? तो देखिए, इसकी स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने की थी 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में। यानी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्थित है, हम जानते हैं। तो यहीं पर 1928 ईस्वी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा HSRA की स्थापना की गई थी। यह भी एक क्रांतिकारी संगठन था HRA की तरह। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इस प्रकार से कुछ तथ्य हो गए ये क्रांतिकारी संगठन के संबंध में, क्रांतिकारी घटनाओं के संबंध में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। जो साइमन कमीशन भारत आया था और उसका काफ़ी विरोध किया गया था, और साइमन कमीशन आने के बाद बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई थीं। उनको एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन जिसको कहा जाता है। साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन भारत कब आया? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? तो डेट याद रखेंगे, 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई आया था, यानी भारत आया था। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई आता है। इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है, और इंग्लिश में कहें तो व्हाइट मैन कमीशन, इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। तो ये बंबई सबसे पहले आया हुआ था भारत में, बंबई में ये सबसे पहले आया हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में जो थे वो 7 सदस्य थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। यानी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर जो है इस कमीशन को कहा गया साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन में क्या समस्याएं थीं? देखिए, जो साइमन कमीशन आया था इसका भारतीयों के द्वारा बहुत विरोध किया गया था। तो आखिरकार इस साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था भारत में? इस साइमन कमीशन में क्या क्या समस्याएं थीं जिसके कारण भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे? तो इस आयोग में मुख्य रूप से 2 समस्याएं थीं। कौन कौन सी 2 समस्याएं थीं? सबसे पहली समस्या ये थी कि इस कमीशन में जो भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे। यानी कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं इस कमीशन में, सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या ये थी कि इस कमीशन का गठन समय से पहले हो गया था। इस कमीशन का गठन समय से पहले हो गया था। देखिए, क्यों समय से पहले इस कमीशन का गठन हो गया था तो जानते हैं। तो देखिए, 1919 का अधिनियम हम लोग जानते हैं। 1919 का अधिनियम जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो ये 1919 का जो अधिनियम है वो 1921 में लागू हुआ था। 1919 का अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, और इसमें एक ये प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में कि इस अधिनियम में सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी इस अधिनियम में कौन कौन से सुधार हुए, कितना सुधार हुआ, इस सुधार की प्रगति कितनी हुई, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इस 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, जो कि 1921 में लागू हुआ था। तो 1921 में लागू हुआ था, तो 10 वर्ष बाद इसको आना चाहिए। 10 वर्ष बाद इसके सुधारों की प्रगति की समीक्षा होनी चाहिए, उसके लिए संवैधानिक आयोग का गठन होना चाहिए। तो इसी क्रम में साइमन कमीशन आया, लेकिन साइमन कमीशन जो है वो 1928 में ही आ गया था, समय से पहले। तो दूसरी समस्या तो ये थी।
प्रमुख जो समस्या थी वो पहली वाली समस्या थी, चूंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। तो इसमें समस्या थी भारतीयों को कि अंग्रेज ही सब जांच करेंगे, अंग्रेज ही जो है, जो एक्ट है 1919 का जो अधिनियम आया है उसमें क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या प्रगति हुई, इसकी समीक्षा करेंगे, अंग्रेज ही सब करेंगे, भारतीय कुछ करेंगे नहीं। भारतीय अगर करें तो उसमें जो है कमियां निकालेंगे, अंग्रेज करेंगे तो उसमें वो कमियां नहीं निकालेंगे। तो ये मुख्य समस्या थी साइमन कमीशन में। तो ये प्रमुख रूप से दो समस्याएं हमने साइमन कमीशन के बारे में जानी, जिनका विरोध जो है वो भारतीयों के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न देखिए, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध जो है वो गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले थे गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, लाला लाजपत राय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को ही शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लाला लाजपत राय के संबंध में, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो देखिए, इटली के एक क्रांतिकारी थे मैजनी। ये जो इटली के क्रांतिकारी मैजनी थे, ये इटली के राष्ट्रपिता भी हैं। तो इटली के क्रांतिकारी मैजनी, यानी जो इटली के राष्ट्रपिता मैजनी हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ने के बाद मैजनी को ही लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना हुआ था। याद रखेंगे, इटली के क्रांतिकारी थे, इटली के राष्ट्रपिता थे मैजनी। उनका जीवन चरित्र पढ़ने के बाद लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध जो है वो लाला लाजपत राय ने ही किया था। और जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने इनके ऊपर लाठियां चला दी और अंग्रेजों की लाठियों से घायल होकर के लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भी लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा आगे के प्रश्नों में जानेंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान जो है वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी मृत्यु के पूर्व किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक एक कील के जैसे साबित होगी? अपनी मृत्यु के पूर्व किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक एक कील के जैसे साबित होगी? तो यह कथन लाला लाजपत राय का था, जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में और अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियां बरसा दी थी और अंग्रेजों की लाठियों से वो घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम भी तोड़ दिया था। तो उसी दौरान इन्होंने ये कहा हुआ था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक एक कील के जैसी साबित होगी। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसकी हत्या कर दी थी? तो देखिए, भगत सिंह और जो अन्य क्रांतिकारी थे वो बहुत ही दुखी थे लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। उन्होंने बदला लेने की ठानी। तो उस समय लाहौर का जो तत्कालीन पुलिस कप्तान था पी सैंडर्स, लाहौर का उस समय का जो पुलिस कप्तान था उसका नाम था पी सैंडर्स, उसकी हत्या कर देते हैं भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी और इस प्रकार से बदला ले लेते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु का। अगला प्रश्न देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस,
यही लाहौर षड्यंत्र केस मतलब सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड कहें या लाहौर षड्यंत्र केस कहें। लाहौर षड्यंत्र केस में प्रमुख रूप से कौन कौन क्रांतिकारी शामिल थे? तो देखिए जो पी सैंडर्स हत्याकांड था, सैंडर्स की हत्या हो जाती है, उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो प्रमुख रूप से 3 नाम थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के। इनको बाद में फांसी भी दे दी जाती है। तो प्रमुख रूप से इस लाहौर षड्यंत्र केस में 3 नाम थे, भगत सिंह का, राजगुरु का और सुखदेव का। अब देखिए असेंबली बम कांड की घटना को जानते हैं, असेंबली में बम फेंका गया था। तो ये असेंबली बम कांड क्या था, क्यों हुआ था, इसको जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, असेंबली में बम कब और किसने फेंका था? तो देखिए असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। डेट याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया था। क्यों फेंका गया था? देखिए जो अंग्रेज थे वो एक बिल ला रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल। अंग्रेज असेंबली में एक बिल ला रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो भारतीयों के हित में नहीं थे और इस बिल का जो है विरोध क्रांतिकारी और भारतीय कर रहे थे। तो इस बिल के विरोध में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 2 नाम याद रखेंगे, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका हुआ था। इनका उद्देश्य बम फेंकने का किसी को मारना नहीं था। इन्होंने ऐसे स्थान पर बम फेंका था जहां पर कोई नहीं बैठा था, खाली स्थान था। ये केवल बम फेंक करके ब्रिटिश शासन को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि हम इस बिल को नहीं चाहते हैं, हम इस बिल का विरोध करते हैं। जो आप पब्लिक सेफ्टी बिल इस असेंबली में ला रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो मेन रूप से अपने विरोध को जताने के लिए जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, असेंबली बम कांड के समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? यानी जब असेंबली बम कांड हुआ उस समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल के द्वारा उस समय असेंबली की अध्यक्षता की जा रही थी। अगला प्रश्न देखिए, बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में क्या सजा दी गई? देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, ये दोनों लोग पकड़ लिए जाते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त को जो है उम्र कैद की सजा दे दी जाती है बम फेंकने के जुर्म में। भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा नहीं दी गई थी, उनको फांसी की सजा सैंडर्स हत्याकांड के कारण दी गई थी। आगे के प्रश्नों में जानते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को जो है सैंडर्स की हत्या के केस में जो है फांसी की सजा दी गई थी। यानी सैंडर्स की हत्या के केस में इन तीनों क्रांतिकारियों पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और तीनों लोगों को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी जाती है कि 24 मार्च 1931 को जो है तीनों लोगों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजों ने जनता के भय से एक दिन पहले ही 23 मार्च की शाम को ही जो है तीनों लोगों को फांसी की सजा दे दी थी। यानी 24 मार्च को इनको फांसी होनी थी, लेकिन जनता का विद्रोह ना हो जाए, जनता विद्रोह ना कर दे, इससे भयभीत हो गया था अंग्रेजी शासन और उसने 23 मार्च की शाम को ही जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे देशभक्तों को फांसी पर लटका दिया गया था, फांसी की सजा दे दी थी। अब अगला प्रश्न देखिए, लाहौर षड्यंत्र के सैंडर्स हत्याकांड के दौरान 64 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल करने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो देखिए जब यह सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, जब लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था क्रांतिकारियों पर, उस समय
जेल में जो भी कैदी थे उनके द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था, कई लोगों के द्वारा भूख हड़ताल की जाती है। तो एक क्रांतिकारी थे जतिन दास, इन्होंने 64 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल की थी और इस कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो जाती है 64 दिन बाद, जब 64 दिनों तक इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न देखिए, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भगत सिंह के बारे में थोड़े से प्रश्न जान लेते हैं। तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जो है वो शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है, तो भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? तो हम लोग जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया एक नारा था। अगला देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिनको पंडित जी कहा जाता है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और कहां पर हुई थी? देखिए अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है, इसको हम लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से आजकल जानते हैं। इसी अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। यह इलाहाबाद में है। यहीं पर जो है अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। ये अंग्रेजों की गोली से मरना नहीं चाहते थे। ये एक ऐसे वीर सपूत थे, ऐसे वीर क्रांतिकारी थे कि इन्होंने अंग्रेजों की गोलियों से मरना उचित नहीं समझा। और जब अंग्रेज इनको घेर लेते हैं और ऐसा इन्हें लगता है कि हम अंग्रेजों के द्वारा मार दिए जाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम पंडित जी कहते हैं, इन्होंने स्वयं को जो है गोली मार ली थी। डेट कौन सी थी? डेट थी 27 फरवरी 1931 ईस्वी। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, जिसको हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक क्रांतिकारी घटना और जान लेते हैं, चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव आर्मरी रेड के संबंध में जान लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड क्या है? चटगांव आर्मरी रेड क्या है? तो देखिए 1930 ईस्वी की बात है। एक अध्यापक थे, उनका नाम था सूर्यसेन। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। यानी एक अध्यापक थे सूर्यसेन, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है अपनी एक सेना तैयार की, एक अपनी सेना इन्होंने तैयार की और ब्रिटिश पोशाक पहना दी उस सेना को। और ब्रिटिश पोशाक पहना करके चटगांव कहां पड़ता है? चटगांव पड़ता है बंगाल में। तो चटगांव में जो है वो अंग्रेजों के शस्त्रागार को इन्होंने लूट लिया था। यही चटगांव आर्मरी रेड की घटना थी। सूर्यसेन एक अध्यापक थे, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक सेना तैयार की और उस सेना को ब्रिटिश पोशाक पहनाया और ब्रिटिश पोशाक पहना करके जो है चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया था। चटगांव जो है वो बंगाल में पड़ता है। और इसी क्रम में 1934 ईस्वी में जो है सूर्यसेन को फांसी की सजा दे दी गई थी। 1930 ईस्वी में यह घटना होती है और 1934 ईस्वी को सूर्यसेन को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन के गठन के बाद किसने भारतीयों को चुनौती प्रस्तुत की कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी को स्वीकार हो? तो देखिए साइमन कमीशन का लगातार भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। तो जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों का कहना था कि आप में कोई ऐसा है, यानी आप भारतीयों में कोई ऐसा है जो अपना संविधान बना सके। तो एक जो भारत के सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड, जो भारत के सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड, उन्होंने भारतीयों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की थी कि आप हमको अपना संविधान बना करके दिखाएं, अपना भारतीय संविधान आप
स्वयं बना करके हमको दिखाएं। आप लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप क्यों ना स्वयं अपना भारतीय संविधान बनाएं। एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत की भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने। इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आदि लोग इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और अपना एक भारतीय संविधान बनाते हैं और अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। तो इसको जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में जानते हैं, देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई तथा जिस समिति के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस समिति के अध्यक्ष व सचिव कौन थे। तो देखिए अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली बात, अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और जो सचिव थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जो सचिव थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश क्या थी। देखिए नेहरू रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की गई थी, अनेक बिंदु रखे गए थे। तो जो मुख्य सिफारिश थी उसको जानते हैं केवल। तो मुख्य सिफारिश ये थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हो। डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य या इसको स्वशासन कहते हैं। अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हो या स्वशासन का दर्जा प्राप्त हो या डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हो, सब एक ही बात है। तो ये देखिए अभी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जा रही, अभी मांग ये की जा रही है कि हमको स्वशासन दीजिए, यानी जो भारत का शासन है वो हम भारतीय चलाएंगे, नाम आपका रहेगा, यानी आपके नाम पर जरूर भारत में शासन किया जाएगा लेकिन चलाएंगे शासन को भारतीय ही। ऐसा जो है ऐसी मांग प्रस्तुत करते हैं नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू किसके पुत्र थे तथा इनके प्रमुख नारे या कथन कौन कौन से हैं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू हम लोग जानते हैं मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। जो इनके प्रमुख नारे और कथन है वो दो हैं मुख्य रूप से, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। आगे चल करके ये पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं तो ये पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, ये दो इनके प्रमुख नारे थे। अब देखिए गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के सभी आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे व्यापक माना जाता है। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको एक एक करके जानते हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 ईस्वी से होता है और ये 1934 ईस्वी तक चलता है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। अगला प्रश्न देखिए, सभी आंदोलनों में भारतीयों की सर्वाधिक संख्या किस आंदोलन में देखने को मिलती है। तो देखिए अब तक जितने भी आंदोलन हुए थे वो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए हों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए हों, उन सभी आंदोलनों पर अगर हम नजर डालें और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें भारतीयों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। यानी इस आंदोलन में भारतीयों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था, बहुत अधिक संख्या में इस आंदोलन में भारतीय शामिल हुए थे। तो सबसे अधिक संख्या जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों की देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी। तो देखिए गांधी जी ने जो दांडी मार्च की शुरुआत की थी या इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं, तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी या नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहां से कहां तक की यात्रा की थी? तो देखिए, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया कि ये साबरमती आश्रम से पैदल चले और लगभग 24 दिन तक पैदल चले। इस दौरान इन्होंने 322 किलोमीटर की यात्रा तय की पैदल चल करके, और ये साबरमती आश्रम से पहुंचते हैं दांडी नामक स्थान पर। दांडी गुजरात में पड़ता है। तो साबरमती आश्रम से 24 दिन की यात्रा करके ये दांडी पहुंचते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है, और इस दौरान इन्होंने लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा की थी। और वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। इस दांडी मार्च में देखिए, गांधी जी के साथ 78 अनुयायी साथ में थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी मार्च जब गांधी जी ने किया हुआ था तो उनके साथ कितने अनुयायी थे? तो गांधी जी के साथ 78 अनुयायी उस समय थे। और इस दांडी मार्च का अंत जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हो गया था। यानी दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और इसका अंत जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हो गया था। यानी गांधी जी ने जो है दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ दिया था। इस दौरान उन्होंने जो है 24 दिन पैदल चल करके लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किस यात्रा से की थी? तो देखिए, एक नेपोलियन ने भी यात्रा की हुई थी पैदल चल करके एल्बा से पेरिस तक की यात्रा। तो इसी नेपोलियन की यात्रा से तुलना की थी गांधी जी की यात्रा की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी और कहा था कि जो गांधी जी की दांडी यात्रा है वो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा की तरह ही है। अगला प्रश्न देखिए, किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था? तो देखिए, वो कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था। और यही एक आंदोलन ऐसा था जिसमें भारतीयों की संख्या भी सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, किस आंदोलन के दौरान बच्चों की बानरी सेना व बच्चियों की माजरी सेना का गठन किया गया था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बच्चों की बानरी सेना बनाई गई थी और बच्चियों की माजरी सेना का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे, बच्चों की बानरी सेना और बच्चियों की माजरी सेना का गठन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां ही जो है वो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। और जो इन्होंने संगठन बनाया था वहां पर, उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, या इसी को कहा जाता है लाल कुर्ती संगठन। तो इन्होंने जो संगठन बनाया था उस संगठन का नाम था लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार संगठन। अगला प्रश्न देखिए, मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो रानी गांडलिव ने किया था। यानी रानी गांडलिव ने मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। और आजादी के बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं को रानी की उपाधि दी थी। यानी ये गांडलिव जो थी, इन्हीं को रानी की उपाधि दी गई थी आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, धरसाड़ा गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी धरसाड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था।
धरसाड़ा गुजरात में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाली सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू के साथ इस आंदोलन में उनके सहयोगी देखिए कौन था, उनके सहयोगी थे इमाम साहब और मणिलाल। मणिलाल कौन थे? मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे, पहले ही बताया था जब गांधी जी के पुत्रों की चर्चा की थी। तो मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे। तो मणिलाल और इमाम साहब जो थे वो सरोजिनी नायडू के सहयोगी थे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कहां पर? धरसाड़ा गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू आदि लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पीटा गया था, इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था उस दौरान कहा जाता है कि सरोजिनी नायडू आदि लोगों को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पीटा गया था। इस घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था अमेरिकी पत्रकार मिलर। उसने लिखा है, अमेरिकी पत्रकार मिलर ने, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू आदि नेताओं को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पीटा गया था। तो इसका प्रत्यक्षदर्शी जो है वो अमेरिकी पत्रकार मिलर था। अगला प्रश्न देखिए, असम में छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रखने के लिए कौन सा सर्कुलर लाया गया? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में छात्रों की भागीदारी ना हो, छात्र हिस्सा न ले पाए, जिससे ये आंदोलन मजबूत ना हो सके, तो इसलिए छात्रों को दूर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सर्कुलर लाया गया था। उस सर्कुलर का नाम था कनिंघम सर्कुलर। और इस सर्कुलर में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे, ऐसे कठोर प्रावधान किए गए थे ताकि छात्र जो है इस आंदोलन में हिस्सा न ले सके, छात्र इस आंदोलन से दूर रहें। तो एक सरकार सर्कुलर लाई थी, उस सर्कुलर का नाम था कनिंघम सर्कुलर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से छात्रों को दूर रखने के लिए। इसी प्रकार से हमने जब बंग भंग आंदोलन पढ़ा हुआ था तब भी छात्रों को बंग भंग आंदोलन से दूर रखने के लिए सरकार एक सर्कुलर लाई थी। उस सर्कुलर का नाम था कार्लाइल सर्कुलर। तो कार्लाइल सर्कुलर लाई थी उस समय ब्रिटिश सरकार, ताकि छात्र जो है वो बंग भंग आंदोलन से दूर रहे, बंग भंग आंदोलन में जो है हिस्सा न ले सके। इसी प्रकार से कनिंघम सर्कुलर ब्रिटिश सरकार लाई थी ताकि छात्र जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रहें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग न ले सके। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में जो है गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। तो एक एक करके जो है जानते हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे? पहला तो प्रश्न यही है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो कहां पर आयोजित हुए थे? तो 3 के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित, सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न जानते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो याद रखेंगे नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो नवंबर 1930 से प्रारंभ होता है और जनवरी 1931 तक चलता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 लोगों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 लोगों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन व अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसका उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने ही जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और जो इसकी अध्यक्षता है वो उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की हुई थी। यानी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और जो उद्घाटन किया हुआ था वो थे जॉर्ज पंचम, उस समय के ब्रिटेन के सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हो गया था? तो देखिए ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था लंदन में ये असफल हो गया था। इसका कारण यह था क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तो कुछ बात बन नहीं पाई और ये कुल मिला के गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया।
अब देखिए, जब गोलमेज सम्मेलन ये असफल हो जाता है तब गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसी समझौते के बाद जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने जाते हैं लंदन। तो जानते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। तो प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, यानी गांधी इरविन समझौता कहे या दिल्ली समझौता कहे। तो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, यानी जो गांधी इरविन समझौता है या दिल्ली समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था उसके बाद। अब देखिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो देखिए, गांधी और इरविन के बीच में समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर, ये 2 व्यक्ति हैं, इनकी जो है प्रमुख भूमिका मानी जाती है गांधी इरविन समझौते में। कौन 2 व्यक्ति थे? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर, ये 2 व्यक्ति थे। इरविन उस समय जो है भारत के वायसराय थे और वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आखिर किस आंदोलन का परिणाम था कि गांधी इरविन समझौता हुआ, तो निश्चित तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही प्रभाव था कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए, और जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है और यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, तब गांधी इरविन समझौता हुआ ताकि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। अगला प्रश्न देखिए, किस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? यानी वो कौन सा सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, यानी गांधी जी मर सकते हैं पर गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है, यह कहा हुआ था गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते में। यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में गांधी जी ने यह कथन कहा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस समझौते के बाद गए थे? गांधी इरविन समझौते के बाद गए थे। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ और इसी समझौते के बाद गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने लंदन जाते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो देखिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। यानी सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ और सितंबर 1931 से जो है दिसंबर 1931 तक जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया हुआ था। यानी न तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है और न ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हो गया था? देखिए, क्या कारण था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया, जबकि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है गांधी जी भाग लेने लंदन गए हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, फिर भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। क्यों असफल हो गया था? क्योंकि इस सम्मेलन में अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग रख दी थी। तो जब अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग रख दी तो गांधी जी जो है वो नाराज हो गए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए कोई पृथक निर्वाचन व्यवस्था हो। तो इस कारण जो है ये सम्मेलन असफल हो गया और गांधी जी जो है वो दिसंबर 1931 ईस्वी में भारत वापस आ गए। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 तक चला था और उसके बाद जो है गांधी जी वापस आ जाते हैं और जो अंबेडकर की मांग थी कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन हो, इससे संतुष्ट नहीं होते हैं गांधी जी नाराज हो जाते हैं और वापस भारत आ जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कब की थी? तो देखिए, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट कहें या कम्युनल अवार्ड इंग्लिश में कहें, या दूसरे शब्दों में इसी को कहा जाता है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन। इसकी घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा अगस्त 1932 ईस्वी को की गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो देखिए, दलितों का पृथक निर्वाचन मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो अंबेडकर थे वो ये चाहते थे कि सदन में जो भी दलित नेता चुना जाए उसका चुनाव दलितों के द्वारा ही किया जाए, यानी दलित लोग ही वोट करें उसको चुनने के लिए, यानी उस नेता को चुनने के लिए केवल दलित वर्ग ही वोट करे, अन्य वर्ग जो है वोट न करें। इसी प्रकार से मुस्लिमों की भी मांग थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इसी प्रकार से अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग रखी थी, जिसको प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है अगस्त 1932 को स्वीकार कर लिया था और घोषणा कर दी थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होगा। देखिए, ऐसा हुआ नहीं, हालांकि आगे के प्रश्नों में जानेंगे। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब और किसके मध्य हुआ था? तो देखिए, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में। क्यों हुआ था? क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन हो, गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन हो। गांधी जी नाराज थे, गांधी जी धरने में बैठ गए थे। तो इस प्रकार से अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था। इसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, पूना पैक्ट में क्या समझौता हुआ था? तो देखिए, पूना पैक्ट में क्या समझौता होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य में? मुख्य रूप से दो बातें हैं, दो तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है कि इस बात पर सहमति हो जाती है कि दलितों का कोई पृथक निर्वाचन नहीं होगा। जो अंबेडकर मांग कर रहे थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जाए, तो ऐसा पूना पैक्ट में तय किया गया कि दलितों के लिए अब कोई पृथक निर्वाचन नहीं होगा। दूसरी बात क्या तय की गई? दूसरी बात यह तय की गई कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे, यानी जो प्रांत में विधानमंडल थे, उन विधानमंडलों में 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई। यानी प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई और केंद्रीय विधान परिषद में दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें और केंद्रीय विधान परिषद में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो आरक्षण जरूर दे दिया गया दलितों को, लेकिन जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग अंबेडकर के द्वारा रखी गई थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो यह पूना पैक्ट था जो कि अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। अब देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो लगभग नवंबर दिसंबर 1932 को हुआ था। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 को जो है हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों ही सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने अध्यक्षता की हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तब इन्होंने अध्यक्षता की हुई थी। तो यही जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों को पढ़ लिया। अब देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इसके बाद जो है प्रांत में चुनाव होते हैं। प्रांत में चुनाव किस अधिनियम के अनुसार जो है होते हैं, इन सारे तथ्यों को हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे एक एक करके। तो देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रांतीय चुनाव कब और किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुए थे? तो देखिए सर्वप्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो 1937 में हुए। फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। याद रखेंगे प्रांतीय चुनावों के संबंध में कि फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। और किस अधिनियम के अनुसार होते हैं? देखिए 1935 का एक एक्ट आया हुआ था, 1935 का अधिनियम, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। तो इन प्रावधानों में ही एक प्रावधान था कि प्रांतों में जो है चुनाव किए जाएंगे, चुनाव संपन्न किए जाएंगे। तो इसी क्रम में जो है फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की सरकार कहां कहां बनी थी? तो देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जब प्रांतीय चुनाव होते हैं तो कांग्रेस ने कहां कहां सरकार बनाई ही थी अपनी। तो देखिए याद रखेंगे 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी कुल थे 11 प्रांत, तो 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी। यानी जो 3 प्रांत थे उसमें कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी हुई थी, कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ था अन्य दलों के साथ में, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 5 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी हुई थी। तो देखिए स्पष्ट बहुमत वाले 5 प्रांत कौन कौन से थे, इनको भी याद रखेंगे। एक था संयुक्त प्रांत, दूसरा था मध्य प्रांत, तीसरा था मद्रास, चौथा था बिहार और 5वां था उड़ीसा। तो इन 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी थी कांग्रेस की। कौन कौन से प्रांत थे? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा। और वो 3 कौन से प्रांत थे जहां पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी? तो वो 3 प्रांत थे बंबई, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। यानी बंबई में, पश्चिमोत्तर प्रांत में और असम में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी। तो 8 प्रांतों में इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी जब फरवरी 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव होते हैं। और जो 3 अन्य प्रदेश थे वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वो कौन कौन से 3 प्रदेश थे? बंगाल, पंजाब और सिंध। तो बंगाल, पंजाब और सिंध में जो है वो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। यहां पर मुस्लिम लीग ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी या अन्य दलों की सरकार बनी थी। तो इनको हम नहीं जानेंगे, केवल हम ये जान लेंगे कि कांग्रेस की सरकार जो है कहां कहां पर बनी थी पूर्ण बहुमत से और कहां कहां पर गठबंधन के द्वारा बनाई गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रांतीय चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा दल कौन था? तो प्रांतीय चुनाव में जो दूसरा सबसे बड़ा दल था वो मुस्लिम लीग था। पहला सबसे बड़ा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा जो है वो मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग ने भी गठबंधन करके जो है सरकार बनाई हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए गोविंद वल्लभ पंत जो है संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे जब प्रांतीय चुनाव होते हैं फरवरी 1937 में। तो उस दौरान संयुक्त प्रांत में जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे गोविंद वल्लभ पंत। और संयुक्त प्रांत में किसकी सरकार थी? संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र क्यों दे दिया था? देखिए कांग्रेस की सरकार बनती है 8 प्रांतों में, 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत से और 3 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनती है। लेकिन कांग्रेस ने जो है अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। उसका कारण यह था कि बिना भारतीयों की अनुमति के, बिना भारतीयों की रजामंदी के ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। यानी भारतीयों से रजामंदी नहीं ली गई, भारतीयों से अनुमति नहीं ली गई और ब्रिटेन की सरकार ने जो है भारतीयों की बिना रजामंदी के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया था। इससे कांग्रेस नाराज हो जाती है और नाराजगी को प्रकट करती है और इसी क्रम में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीनों के शासन के बाद नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया था।
यानी 28 महीने ही शासन कर पाए थे और 28 महीनों के शासन के बाद नवंबर 1939 में अपना त्यागपत्र दे देते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रांतों को कांग्रेस से मुक्ति मिलने के कारण मुस्लिम लीग व अंबेडकर ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देती है तो इससे खुश हो जाते हैं कौन? मुस्लिम लीग और अंबेडकर। मुस्लिम लीग और अंबेडकर खुश हो जाते हैं और वो मुक्ति दिवस मनाते हैं कि कांग्रेस की सरकार से प्रांतों को मुक्ति मिल गई। तो इसी क्रम में वो 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं कौन? अंबेडकर और मुस्लिम लीग। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब और क्यों की गई थी? तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा है वो 8 अगस्त 1940 को की गई थी। पहली बात, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि दूसरा जो विश्व युद्ध हो रहा था उसमें ब्रिटेन भारतीयों का सहयोग चाहते थे कि भारतीय जो है वो शामिल हो इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारतीयों का सहयोग चाहती थी। इसी कारण 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। और किसके द्वारा की जाती है? उस समय वायसराय थे लिन लिथिगो, यानी जो भारत के वायसराय थे लिन लिथिगो, इनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था? तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव में मुख्य रूप से क्या घोषणा की गई थी? अगस्त प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि अगर भारतीय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा मतलब पहले ही बता चुके हैं कि शासन भारत के लोग ही करेंगे, लेकिन किसके नाम से करेंगे? ब्रिटेन के नाम से। यानी शासक ब्रिटेन ही होगा और शासन कौन करेगा? भारतीय करेंगे। और ये मांग भी नेहरू जी और अन्य जो नेता थे वो कर रहे थे, लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो गई थी। अब भारतीयों का आंदोलन जो है वो चरम पर था, अंग्रेज जो है भयभीत थे। तो अब डोमिनियन की बात जो थी वो बहुत पुरानी हो गई थी। अब तो भारत वाले जो थे वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे कि शासन भी हम करेंगे और हमारे नाम से ही शासन होगा। अब पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी थी, डोमिनियन बहुत पुरानी बात हो गई थी। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में जो है अंग्रेजों ने भारतीयों के समक्ष जो है एक बात रखी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे अगर भारतीय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और जो ये अगस्त प्रस्ताव था इसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था इसी कारण से, क्योंकि अब ये बहुत पुरानी बात हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में जानते हैं। ये गांधी जी का एक सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके संबंध में जानते हैं। तो प्रश्न है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब और कहां किया गया था? तो देखिए, अक्टूबर 1940 में पवनार महाराष्ट्र में, अक्टूबर 1940 में पवनार महाराष्ट्र में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे डेट, अक्टूबर 1940। कहां पर? पवनार महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के सर्वाधिक कमजोर सत्याग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, जो ये गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह था जो पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था, इसको गांधी जी का सबसे कमजोर आंदोलन माना जाता है। तो गांधी जी के सबसे कमजोर आंदोलनों में जो है इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी के प्रथम, द्वितीय व तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था इसमें गांधी जी के साथ गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय कौन थे और तृतीय कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही तो बहुत पूछा जाता है। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, वही विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया हुआ था। तो भूदान आंदोलन को चलाने वाले विनोबा भावे गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो इन तीनों नामों को याद रखेंगे। पहले सत्याग्रही
भूदान आंदोलन चलाने वाले विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है? तो यही गांधी जी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, यही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगती है, यानी भारत से पृथक एक देश की मांग की जाने लगती है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होना चाहिए और उसका नाम होगा पाकिस्तान। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको जानते हैं एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? देखिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, पाकिस्तान शब्द आया कहां से निकल करके? तो देखिए 1934 की बात है, थोड़ा सा पहले चलते हैं। 1934 की बात है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पर है? इंग्लैंड में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था एक छात्र, एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली। उसी ने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम से एक पृथक देश की बात कही थी, यानी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम से एक पृथक देश होना चाहिए, ऐसा सबसे पहली बार कहने वाला जो था वो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र चौधरी रहमत अली। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, तो यही चौधरी रहमत अली ही वास्तव में पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है। अगला प्रश्न देखिए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? यानी द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? यानी दो राष्ट्र होने चाहिए, एक पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए और एक भारत। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने 1937 ईस्वी में द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया हुआ था, जब प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हो जाती है और कांग्रेस जो है वो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेती है। तब प्रांतीय चुनाव में हार के बाद जो है गांधी जी पर हिंदू राष्ट्र का आरोप लगाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी पर हिंदू राष्ट्र का आरोप लगाते हैं कि गांधी जी जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के ऊपर। तभी जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश पाकिस्तान होना चाहिए और हिंदुओं के लिए भारत। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए मुस्लिम लीग का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिमों के लिए एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिमों के लिए एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनाया जाए ऐसा प्रस्ताव जो है अपने अधिवेशन में पारित किया था, जो कि 23 मार्च 1940 को हुआ था। कहां पर? लाहौर में। अब देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया और क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान किए गए थे? तो देखिए प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिए मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? महत्वपूर्ण बात यह है जानने की कि आखिरकार क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, यानी एक नया प्रस्ताव लेकर के क्रिप्स मिशन भारत क्यों आता है? तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ हैं, तो जो ब्रिटेन के साथ में अन्य देश थे, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया आदि जो अन्य देश थे, इन्होंने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के ऊपर दबाव डाला कि इस युद्ध में आप भारतीयों का सहयोग लें। चूंकि इन देशों को ऐसा लग रहा था कि हम हार रहे हैं, उन्हें हार की स्थिति समझ में आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल, उनके ऊपर दबाव डाला
कि आप भारतीयों का सहयोग लें, वरना हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाएंगे। तो उनका सहयोग लेने के लिए ही जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, कुछ प्रावधानों के साथ में, कुछ लुभावने प्रावधानों के साथ में, ताकि जो है भारतीय खुश हो जाएं और वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें। तो अगला प्रश्न देखिए, क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? मुख्य प्रस्ताव यही था कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। और भी प्रावधान थे, लेकिन जो मुख्य प्रावधान था वो यही था कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई थी, इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ऐसी घोषणा अगस्त प्रस्ताव में भी की गई थी, लेकिन वो भारतीयों को मान्य नहीं थी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए क्या कहा था? तो देखिए, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यानी आप अब क्रिप्स मिशन लेकर के आए हैं और क्रिप्स मिशन में ऐसा प्रस्ताव बता रहे हैं कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, तो ये बहुत अब पुरानी बात हो गई है। अब भारत डोमिनियन से संतुष्ट नहीं है, तो भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस प्रकार से गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के संबंध में कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस मिशन के संबंध में यह कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अब देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आ चुका है और इसने अपना प्रस्ताव भी भारतीयों के समक्ष रख दिया है, लेकिन भारतीय जो है इनके प्रस्ताव से सहमत नहीं है। अब देखिए, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, एक प्रसिद्ध आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको एक एक करके जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कहां पर? बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे हैं, और इन्होंने सर्वाधिक समय तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है 1940 से 1945 तक। तो यही अबुल कलाम आजाद जो थे वो 7 अगस्त 1942 ईस्वी को जब कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन होता है, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में, तब अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, और इस अधिवेशन में यह तय किया गया था कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा। तिथि निर्धारित कर दी गई 9 अगस्त 1942 ईस्वी, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इस भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। याद रखेंगे, अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जो ये ग्वालिया टैंक मैदान था जहां पर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई में, इस ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। चूंकि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को अधिवेशन हो रहा है, इसलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है, और ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। चूंकि इसी अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो यही जो 1942 का अधिवेशन था बंबई का, जो कि ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ये हम लोग जानते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी ये तिथि निश्चित की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जब अधिवेशन होता है 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होगा, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी से ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी, सरोजिनी नायडू व जवाहरलाल नेहरू को कहां रखा था? यानी देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तब अंग्रेजों ने गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को, जवाहरलाल नेहरू को और अन्य जितने भी नेता थे उनको लगभग गिरफ्तार कर लिया था। और इनको प्रमुख रूप से कहां रखा गया था जो प्रमुख नेता थे? तो देखिए, गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और जवाहरलाल नेहरू और जो भी अन्य नेता थे उनको अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था। तो याद रखेंगे कि गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और जो जवाहरलाल नेहरू और जो अन्य नेता थे उनको अहमदनगर फोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन व नेतृत्व विहीन आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है लगभग जितने भी प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो जब इन नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये स्वयं, यानी इन नेताओं की अनुपस्थिति में स्वयं जो है वो आगे बढ़ता है। यानी ये आंदोलन जो है वो तीव्र होता है स्वयं, जबकि जितने भी नेता हैं महत्वपूर्ण वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसीलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्ति आंदोलन अथवा नेतृत्व विहीन आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व कोई करने वाला नहीं था। लगभग सभी प्रमुख नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, नजरबंद कर लिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो प्रसारण, जिसको खुफिया रेडियो भी कहा जाता है, कांग्रेस रेडियो प्रसारण का एक खुफिया रेडियो चलाया गया था, प्रसारण किया गया था कांग्रेस रेडियो का प्रसारण। उसका आरंभ किसने किया था? तो उसका आरंभ किया था राम मनोहर लोहिया व उषा मेहता ने। तो याद रखेंगे, प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस रेडियो प्रसारण या खुफिया रेडियो का आरंभ जो है किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया व उषा मेहता ने इसका प्रारंभ किया हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है पढ़ लिया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुन रखा है। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको एक एक करके जानते हैं।